अणु संचय एव सेना वन अंगानी, बोले अणुओं के संचय का ही नाम है एक। कैसे? सेना और वन के अंगों के समान। नैचे परीक्षमाणम उदाहरणम इति युक्तम, बोले ये तो आपने सीधा उदाहरण दे दिया, सेना के अंगों के समान, वन के अंगों के समान। अभी परीक्षा तो हुई नहीं, सीधा उदाहरण थोड़ी दिया जाता है। नैचे परीक्षमाणम उदाहरणम इति युक्तम, बिना परीक्षा के उदाहरण देना ये युक्त नहीं है। साध्यत्वात् इति, अभी तो इसको सिद्ध करना है। एक संज्ञा अभिन्नार्थ है या भिन्नार्थ विषय है। तो ये कह रहे हैं दृष्टम इति चेत न, बोले इसमें क्या परीक्षा करनी है, दिख ही रही है ना सेना। भिन्न भिन्न अंग हैं और भिन्न होते हुए भी एक सेना ऐसे कहा जाता है। वन में भिन्न भिन्न वृक्ष होते हुए भी एक वन कहा जाता है। तो ये तो दिख ही रहा है, तो जो प्रत्यक्ष उसके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो न, नहीं कह सकता है। तद विषयस्य परीक्षोपपत्तेः, उस विषय के परीक्षा की उपपत्ति होने से। यद्यपि मन्येत, यदि ये पूर्व पक्षी माने, दृष्टम इदम, ये तो दिख ही रहा है, सेना वन अंगानाम पृथक्त्वस्य अग्रहणात्, सेना और वन के अंगों का पृथक्त्व के रूप में अग्रहण होने से। अभेदेन एकम इति ग्रहणम, अभेद के कारण एक सेना एक वन ऐसा ही ग्रहण होता है। न च दृष्टम शक्यम प्रत्याख्यातुम इति, और जो दिखाई दे रहा है उसको तो खंडन नहीं कर सकते हैं। न च दृष्टम, जो दिख रहा है उसको प्रत्याख्यातुम न शक्यम, उसका खंडन नहीं किया जा सकता। प्रमाण का, प्रत्यक्ष प्रमाण का कैसे खंडन करोगे। तो एक तरह से इसने प्रत्यक्ष को यहां पर स्वीकार कर ही लिया। इसकी चर्चा तो यही चली थी ना, प्रत्यक्ष नहीं है, और अब कह रहा है कि जो प्रत्यक्ष दिख ही रहा है उसका क्या ही परीक्षा करें। ये कह रहे हैं तच्च नैवम, ऐसा नहीं हो सकता है। तद विषयस्य परीक्षोपपत्ते, उस विषय की पहले परीक्षा करनी पड़ेगी कि जिस सेना को या वन को आप एक कह रहे हैं वो वास्तव में ही एक है या गौण रूप से एक कहा जा रहा है, उसको पहले देखना पड़ेगा। दर्शन विषय एव अयम परीक्षते, ये जो दर्शन का विषय है अर्थात एकत्व, इसकी परीक्षा करनी पड़ेगी। यो अयम एकम इति प्रत्ययो दृश्यते, ये जो एक का ज्ञान हो रहा है, स परीक्षते, उसकी परीक्षा की जानी है। किम द्रव्यांतर विषयो वा अथ अणुसंचय विषय इति, ये एक संज्ञा किसी द्रव्यांतर विषय की है, माने अवयवी की है, या अणु संचय विषय या अणुओं के संचय की ये एक संज्ञा है। अणु संचय उसका विषय है एक संज्ञा का। अत्र दर्शनम अन्यतरस्य साधकम न भवति, बोले ये जो आपने दर्शन दिया है, उदाहरण दिया है, ये अन्यतरस्य साधकम न भवति, परमाणुओं के संचय को ही एक कहते हैं, इस आपके कथन का साधक नहीं बन पाएगा। क्योंकि नाना भावे च अणूनाम पृथक्त्वस्य अग्रहणात् अभेदेन एकम इति ग्रहणम। नाना भावे च अणूनाम, अणु क्या हैं, बहुत सारे हैं, अनेक सारे जो अणु हैं उनमें पृथक्त्वस्य अग्रहणात्, पृथक्त्व का हम अग्रहण करेंगे, जैसे सेना और वन में अग्रहण करते हैं, तो उसके अग्रहण से अभेदेन एकम इति ग्रहणम, अभेद होने से एक संज्ञा का ग्रहण हो जाएगा। ये जो आप कह रहे हैं ये आपका कथन क्या है, अतस्मिस्तत् इति प्रत्यय, अतस्मिस्तत् प्रत्यय है। अतस्मिस्तत् प्रत्यय किसको कहते हैं, अन्यत्र देखे हुए का प्रयोग अन्यत्र करना। तो आपने पहले गौण प्रयोग हम कब कर सकते हैं, पहले जब हमने किसी रियल अर्थ को जाना हो तब कर सकते हैं। जब एक में एक को देख लिया हो तब तो आप सेना और वन में भी एक का प्रयोग कर सकते हैं, पर जब तक आपने एक को किसी एक में सिद्ध नहीं किया अवयवी में, तब तक आप उसका गौण प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पहले मुख्य प्रयोग दिखना चाहिए तब गौण प्रयोग होते हैं।
किसी वस्तु का मुख्य प्रयोग हुआ ही नहीं, उसका गौण प्रयोग कैसे कर सकते हैं? तो ये आपका कथन है अतस्मिस्तत् इति प्रत्यय यथा स्थाणौ पुरुष, जैसे स्थाणु में पुरुष का भान होना। तो स्थाणु में पुरुष का भान कब हो सकता है? जब पुरुष में पुरुष का भान आप देख चुके हैं। पहले आपने किसी रियल पुरुष को देखा, तो अब आप स्थाणु में उसकी कल्पना कर सकते हैं कि भाई इसकी हाइट भी उतनी है, चौड़ाई भी उतनी है, तो ये कोई मनुष्य है या स्थाणु। और जिसने कभी मनुष्य देखा ही नहीं, तो वो वहां पर गौण प्रयोग भी नहीं कर सकता है कि ये स्थाणु है या मनुष्य है, ऐसा नहीं कर सकता है। ततः किम, तो इससे क्या होगा? तो बता रहे हैं अतस्मिस्तत् इति प्रत्ययस्य प्रधान अपेक्षितत्वात्। ये जो गौण प्रयोग करते हैं हम अतस्मिस्तत् प्रत्यय, इसका प्रधान अपेक्षितत्वात्, प्रधान सिद्धि, पहले प्रधान प्रयोग दिखाओ, पहले एक में एक संख्या दिखाओ, फिर आप वन और सेना में भी एक दिखा सकते हैं। स्थाणु पुरुष इति प्रत्ययस्य किम प्रधानम, बोले ये स्थाणु और पुरुष में का जो ज्ञान होता है, यहाँ पर प्रधान संज्ञा कहाँ है? तो उत्तर दे रहे हैं योसौ पुरुषे पुरुष प्रत्यय, जो किसी पुरुष में पुरुष का ज्ञान होता है, ये क्या है? प्रधान संज्ञा। और फिर गौण रूप से स्थाणु में भी उसका प्रयोग कर लेते हैं। यो असौ पुरुषे पुरुष प्रत्यय, जो पुरुष में पुरुष का ज्ञान हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? प्रधान संज्ञा। तस्मिन् सति, प्रधान संज्ञा के होने पर पुरुष सामान्य ग्रहणात्, फिर पुरुष के सामान्य डील डोल का ग्रहण करके स्थाणु पुरुषो अयम इति, फिर कोई गौण प्रयोग किया जा सकता है, कोई कर सकता है कोई व्यक्ति कि ये स्थाणु में पुरुष दिखाई दे रहा है। एवं नाना भूतेषु एकम इति सामान्य ग्रहणात् प्रधाने सति भवितुम अर्हति। तो इस प्रकार से नाना भूतेषु, अनेक प्रकार के भूतों में, एकम इति सामान्य ग्रहणात्, ये एक ही है, ऐसा सामान्य जो ग्रहण है वो प्रधाने सति भवितुम अर्हति। पहले आप कहीं प्रधान में एक दिखा दो, तो फिर गौण रूप से आप दिखा सकते हैं, तब हो सकता है। प्रधानम च सर्वस्य अग्रहणात्, और प्रधान का तो अग्रहण है सब जगह, क्योंकि आप अवयवी को मानते नहीं है, तो एक संज्ञा का आप ग्रहण कर ही नहीं सकते। एक संज्ञा किसकी होगी? किसी अवयवी की ही तो एक संज्ञा होगी ना, वो मानते नहीं हो तो एक संज्ञा होगी नहीं आपके मत में। प्रधानम च सर्वस्य अग्रहणात् इति नोपपद्यते, प्रधान का सब जगह अग्रहण करने से प्रधान संज्ञा उपपन्न ही नहीं होगी। तस्मात् अभिन्न एव अयम अभेद प्रत्यय एकम इति, इसलिए अभिन्न एव अयम, ये जो अवयवी है ये इनसे भिन्न ही होता है। तस्मात् अभिन्न एव अयम अभेद प्रत्यय एकम इति, ये एक संज्ञा है, ये किसी अवयवी में ही हो सकती है मुख्य रूप से। तो आपको एक संज्ञा का ग्रहण करने के लिए अवयवी को मानना ही पड़ेगा। अब इनका ये कहना है कि आप कहीं मुख्य रूप से एक संज्ञा दिखा दो, एक में एक, तो फिर आप परमाणुओं के समूह को भी एक कह सकते हैं, तब तो हम मान लेंगे। पर पहले प्रधान रूप से तो दिखाओ एक संज्ञा किसकी है। समझ में आ रहा है पाठ? इंद्रियांतर विषयेषु अभेद प्रत्यय प्रधानम इति चेत न, इन्होंने कहा कि एक ही तो दिखाना है ना, एक संज्ञा, तो मैं क्या करूंगा? ये तो चक्षु इंद्रिय का विषय था, कोई अवयवी किससे दिखता है? चक्षु से दिखता है। तो बोले चक्षु से दिखने वालों में तो एक मैं कहीं भी नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि अवयवी को मैं मानता नहीं हूं, और परमाणु को एक मानता हूं, वो आंखों से दिखता नहीं है, वो अतीन्द्रिय है। तो एक इंद्रिय का जो विषय उसमें तो एक नहीं दिखा पाया, तो दूसरे इंद्रिय के विषय में एक दिखा दूंगा, एक शब्द जो कान से सुनाई देता है, तो वहां एक संज्ञा जो प्रधान रूप से दिखा दी, तो फिर बाकी गौण प्रयोग हो जाएंगे सेना और वन आदि में। इंद्रियांतर विषयेषु,
इंद्रियों के जो इंद्रियांतर माने दूसरी इंद्रियां, चक्षु इंद्रिय से भिन्न जो कर्णेंद्रिय आदि हैं, इनमें अभेद प्रत्यय एक का ज्ञान होने से प्रधानम इति, उसको मैं प्रधान मान लूंगा। ऐसा करें तो ये कह रहे हैं न, नहीं तब भी नहीं कर सकते हैं आप। शब्द में, गंध में, इन ये जो विषय हैं वो तो एक एक ही होते हैं ना। शब्द एक ही होता है, शब्द तो अनेक हैं, एक कैसे होता है? हाँ हाँ किए जा रहे हैं। शब्द एक का अनेक नहीं होते शब्द तो। हाँ क्यों कह रहे हो फिर? शब्द, गंध, रूप, रस ये तो अनेक अनेक होते हैं, तो वहां एक संज्ञा कैसे दिखाएंगे? शब्दत्व की दृष्टि से वो एक ही है ना। जैसे यहां द्रव्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन द्रव्यत्व की दृष्टि से हम कहेंगे ये एक द्रव्य है, तो एक दिखा दिया हमने। ऐसे एक शब्द की दृष्टि से, शब्दत्व की दृष्टि से हम दिखा देंगे कि ये एक शब्द है, तो फिर गौण प्रयोग कर लेंगे। ठीक है भाई, उसको तो नहीं दिखा सकते परमाणु को तो, लेकिन शब्द को तो फील करवा सकते हैं ना किसी को भी, भाई ये एक शब्द है, इसकी एक संज्ञा है, तो ऐसे फिर गौण प्रयोग सब जगह हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं, तो सिद्धांती कह रहे हैं न, ऐसा नहीं कर सकते आप। विशेष हेतु अभावात, इसमें भी आपको विशेष हेतु देना पड़ेगा, दृष्टांत अव्यवस्था, और फिर उसका दृष्टांत देना पड़ेगा। श्रोत्रादि विषयेषु, श्रोत्रादि जो इंद्रियां हैं इनके जो विषय हैं, शब्दादिषु अभिन्नेषु एक प्रत्यय, उनमें आप एक प्रत्यय का ज्ञान करवा करके, ये पूर्व पक्षी के कहना है कि उनमें मैं एक प्रत्यय का ज्ञान करवा करके प्रधानम, वहां प्रधान संज्ञा दिखा दूंगा एक की। फिर अनेकस्मिन एक प्रत्ययस्य इति, और फिर इस वृक्ष में जो अनेक परमाणु हैं उनमें अनेक में एक गौण प्रयोग कर लूंगा। एवं च सति दृष्टान्तोपादानम न व्यवतिष्ठते, बोले नहीं ऐसा करोगे तो यहाँ पर दृष्टांत का उपादान नहीं हो पाएगा। ये तो हेतु हो गया है ना आपका केवल, कि जैसे शब्द आदि में मैंने एक संज्ञा दिखाई, ऐसे ही यहाँ भी इसका कोई दृष्टांत तो देना पड़ेगा। दृष्टान्तोपादानम न व्यवतिष्ठते विशेष हेतु अभावात, तो विशेष हेतु का अभाव होने से ये मत आपका सिद्ध नहीं होगा। अणुषु संचितेषु एक प्रत्यय, जो संचित अणु हैं उनमें एक का ज्ञान, किम अतस्मिस्तत् इति प्रत्यय, ये जो आप शब्द आदि का उदाहरण दे करके परमाणुओं में जो एकत्व दिखाना चाह रहे हैं, किम अतस्मिस्तत् इति प्रत्यय, तो ये आपका गौण प्रयोग ही नहीं है क्या? जैसे स्थाणु पुरुषः प्रत्ययवत, जैसे स्थाणु में पुरुष का ज्ञान करना, तो वो अतस्मिस्तत् है, भाक्त गौण प्रयोग है। अथ अर्थस्य तथा भावात तस्मिस्तद इति प्रत्यय, बोले हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि शब्द आदि में एकत्व दिखा करके फिर परमाणुओं में एकत्व दिखा रहे हैं, ये आपका एकत्व अतस्मिस्तत् इति प्रत्यय, आहोस्वित तस्मिस्तत् इति प्रत्यय, ये आपका गौण प्रयोग है या प्रधान प्रयोग है? तस्मिस्तत् इति प्रत्यय, यथा शब्दस्य एकत्वात् एकः शब्द इति, शब्द का एकत्व होने से शब्द एक है, ये क्या हो गया? प्रधान प्रयोग। विशेष हेतु परिग्रहणम अंतरेण दृष्टान्तौ संशयम अपादयत इति, बोले देखो चाहे आप शब्द का उदाहरण दें या आप गंध आदि का उदाहरण दें, इन सब में विशेष हेतु परिग्रहणम अंतरेण, ये तो सारे उदाहरण है ना। जैसे शब्द का एकत्व है वैसे परमाणुओं का एकत्व है, जैसे गंध का एकत्व है वैसे परमाणुओं में एकत्व है, तो ये तो सारे उदाहरण हैं। पर इन सब उदाहरणों में विशेष हेतु दिए बिना क्यों है एक वो, इसका कोई हेतु नहीं है ना आपके पास, तो बिना किसी विशेष हेतु के, विशेष हेतु परिग्रहणम अंतरेण दृष्टान्तौ संशयम अपादयत, जो आप दृष्टांत दे रहे हो उसमें संशय तो बना ही रहेगा।
कुंभवत संचय मात्रम गंधादयो अपि इति अनुदाहरण गंधादय इति। जैसे कुंभ में हम बहुत सारे परमाणुओं का संचय करके दिखा दें, भाई ये कुंभ जो है ये एक अवयवी नहीं है, बल्कि क्या है, ये बहुत सारे परमाणुओं का संचय है और इसको हम एक संचय मानेंगे। तो जैसे आप वहां दिखा सकते हैं, ऐसे आप बहुत सारी गंधों को इकट्ठा करके दिखा सकते हैं क्या? कि जैसे ये बहुत सारी गंध इकट्ठी होकर के एक हैं, ऐसे ही घट में भी बहुत सारे परमाणु होते हुए भी एक हैं। ऐसे आप दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते। बहुत सारी गंधों को इकट्ठा करके दिखाओगे कैसे? कुंभ की तरह से नहीं दिखा सकते। कुंभवत संचय मात्रम गंधादयो अपि इति अनुदाहरण गंधादय इति। एवं परिमाण संयोग स्पंद जाति विशेष प्रत्ययान अपि अनुयोक्तव्य तेषु चैवं प्रसंग इति। तो अब लास्ट में एक अवयवी में क्या क्या गुण होने चाहिए, अवयवी किसको कहेंगे हम, एक किसको कहेंगे, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए एक में, वो बता रहे हैं। तो इस पंक्ति को आप अंडरलाइन भी कर लें और समझ भी लें। एवं इस प्रकार से परिमाण, जिसको आप एक कह रहे हो ना, उसका कोई परिमाण होना चाहिए। संयोग, और वो बहुत सारे परमाणुओं का संयोग होना चाहिए। जैसे एक घट है तो घट क्या है, उसमें संयोग गुण है ना, तो एक में क्या होना चाहिए, संयोग, संयोग गुण होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए और स्पंद, उसमें कोई गति होनी चाहिए। फिर जाति विशेष, कोई जाति विशेष होनी चाहिए उसकी। यदि घट में एक देख रहे हो तो कौन सी जाति विशेष है वहां, घटत्व। यदि गो में एक देख रहे हो तो गोत्व, मनुष्य को एक देख रहे हो तो मनुष्यत्व। तो जिसको भी आप एक कहोगे उसमें क्या होना चाहिए, कोई जाति विशेष भी होनी चाहिए। परिमाण, संयोग, स्पंद, जाति विशेष और प्रत्यान अपि अनुयोक्तव्य। प्रत्यय मतलब ज्ञान, फिर उसका ज्ञान भी होना चाहिए कि भाई ये एक घट है या पट है। तो ये सारी चीजें उस एक संख्या में अनुयोक्तव्य, जोड़नी चाहिए। तेषु चैवम प्रसंग इति। तब ये सारी चीज आप परमाणु में जोड़ सकते हो क्या? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो तो दिखता ही नहीं है। तो ना तो आप उसका कोई परिमाण बता सकते हैं कि वो कितना है, ना उसमें कोई संयोग दिखा सकते हैं, ना तो उसमें कोई गति दिखा सकते हैं, ना तो उसमें कोई जाति विशेष दिखा सकते हैं। तो ये सब उसमें घटित नहीं होंगी। एकत्व बुद्धि तस्मिस्तत् इति प्रत्यय इति विशेष हेतु महत् इति प्रत्ययन समानाधिकरण्यात्। अभी कह रहे हैं जिसमें एक बुद्धि है ना, और वो भी प्रधान रूप से, तस्मिस्तत् इति प्रत्यय, प्रधान रूप से जिस एक को हम एक कहते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए, विशेष हेतु होना चाहिए उसका। महत् इति, एक तो उसका महत् परिमाण होना चाहिए। महत् परिमाण होगा तभी दिखेगा। महत् परिमाण किसको कहते हैं, महत् परिमाण किसको कहते हैं, परमाणु संयोग को, जो आंखों से दिखाई देगा। अगर आप ये परिभाषा करोगे कि जो आंखों से दिखाई दे उसको हम महत् कहेंगे, तो फिर द्व्यणुक और त्रणुक तो दिखाई नहीं देते हैं, तो उसकी तो महत् संज्ञा नहीं होगी। देखो परमाणु के बाद द्व्यणुक त्रणुक, वहां से महत् संज्ञा प्रारंभ हो जाती है। त्रणुक से नीचे जो है वो अणु परिमाण, और द्व्यणुक त्रणुक के बाद सब महत् संज्ञाएं हैं। त्रणुक से लेकर के और फिर कितना भी विशाल पर्वत आदि तक, वृक्ष आदि तक, ये सब क्या है, महत् संज्ञाएं। आप मनुष्यों की महत् संज्ञा है या अणु संज्ञा है? हाँ, द्व्यणुक से लेके सब महत् है। तो ये कह रहे हैं एकम इदम महच्च, जिसको हम एक संज्ञा कह रहे हैं, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, महत् परिमाण होना चाहिए। एक विषयौ प्रत्ययौ, और एक विषय का ज्ञान होना चाहिए। एक विषयौ प्रत्ययौ समानाधिकरणौ भवत। एकत्व का ज्ञान और महत् का ज्ञान,
इन दोनों का एक ही अधिकरण होता है। माने इस प्रकार का जो ज्ञान है वो पूर्व पक्षी के मत में उत्पन्न नहीं होगा। जिसको हम एक कह रहे हैं वो एक भी वही है और महान भी वही है। अब ये परमाणु को यदि एक कहे तो वो महान नहीं है, उसको दिखा नहीं सकता है, वो अतीन्द्रिय है। तेन विज्ञायते यत महत् तद एकम इति। तो इससे क्या पता लगा कि एक संज्ञा किसकी है? यन महत् तद एकम, जो महत् परिमाण वाला है वो एक है। तो ये मुख्य संज्ञा है एक की। फिर आप इसका गौण प्रयोग कर सकते हैं। अणु समूह अतिशय ग्रहणम महत् प्रत्यय इति चेत। तो ये कह रहे ठीक है, अणु में तो मैं एक नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि वो अतीन्द्रिय है, लेकिन जो अणु का समूह है, अणु समूह अतिशय ग्रहणम, तो उसको तो महत् कह सकते हैं ना। परमाणुओं का पूरी एक ढेरी है तो उसको तो महत् कह सकते हैं ना। ये पूर्व पक्षी का पूछना है, कह सकते हैं नहीं कह सकते? कह सकते हैं नहीं कह सकते? आप बताओ। नहीं कह सकते। क्यों? पीछे आया पूरे सारे इतने सारे परमाणु इकट्ठे एक ढेरी हो गई तो उसको तो महत् कह सकते हो नहीं कह सकते? मिट्टी के कण ऐसे रहेंगे अलग अलग परमाणु रूप में, तो घड़ा नहीं बनेगा तो दिखेगा नहीं। दिख तो रहे हैं मिट्टी के कण, ढेरी पड़ी है पूरी एक, उसको कहेंगे नहीं कहेंगे महत् परिमाण? नहीं, वो एक तो है, कुछ उसके जाति विशेष होनी चाहिए ना। जाति विशेष है ना, जाति ढेरी है। गेहूं की ढेरी नहीं है, चने की नहीं है, मिट्टी की है। संयोग ना होने के कारण वो नहीं करेंगे। संयोग हो तो रखा है, संयुक्त संयोग ही तो हो रखा है, तभी तो ढेरी बनी। बिना संयोग के कैसे ढेरी बनेगी? अरे मूर्खो, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे मिट्टी के कण वो परमाणु थोड़े ही हैं, वो तो द्व्यणुक त्रिणुक से कहीं बड़े हैं। यहाँ बात चल रही परमाणुओं की। परमाणु एक भी नहीं देखा जा सकता, अनेक भी नहीं देखे जा सकते। परमाणु का मतलब परमाणु है, उसकी क्या ढेरी और क्या एक टुकड़ा। तो आपको जब ढेरी बोल दिया ना इन्होंने, समूह बोल दिया, तो दिमाग में ये आता है कि भाई परमाणु मतलब मिट्टी का एक कण और परमाणु मतलब एक ढेरी। ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर इन्होंने कहा अणु समूह अतिशय ग्रहणम, जो अणुओं का समूह है तो उसका अतिशयता से ग्रहण कर दें तो उसको हम महत् प्रत्यय कह देंगे। तो ये कह रहे हैं सो अयम अमहत्सु अणुसु, जो स्वयं ही अमहत् हैं। अणु अणु परिमाण वाले, महत् परिमाण वाले नहीं है ना। तो इसलिए कहा सो अयम अमहत्सु अणुसु महत् प्रत्ययो, उसको आप महत् प्रत्यय कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? अतस्मिंस्तत् इति प्रत्यय भवति इति। अतस्मिंस्तत् है, जो महत् नहीं है उसको महत् बता रहे हो आप। जो अणु परिमाण वाला है वो तो अणु परिमाण वाला ही रहेगा हमेशा, वो कैसे महत् परिमाण वाला हो सकता है? पहले द्व्यणुक जो है वो महत् परिमाण वाला होता है, फिर ऐसे ऐसे द्व्यणुक 10, 20, 50, 100, लाख, करोड़ जुड़ करके फिर महत् परिमाण, उनसे जो भी बनेंगे वो सब महत् परिमाण वाले ही होंगे। लेकिन पहले एक तो हो महत् परिमाण वाला द्व्यणुक। तो आप तो द्व्यणुक से नीचे की बात कर रहे हैं, अणु परिमाण की। तो अणु परिमाण तो अणु परिमाण वाला है, वो महत् परिमाण कैसे हो जाएगा? समझ में आ गया? अणु परिमाण का संघात भी अणु परिमाण ही है। अणु परिमाण, अणु मतलब परमाणु, उसका संघात होके तो द्व्यणुक बनेगा ना। तो ये तो संघात नहीं मान रहे ना। अतस्मिंस्तत् इति प्रत्ययस्य प्रधान अपेक्षित्वात् प्रधान सिद्धि इति भवितव्यम महति एव महत् प्रत्ययेन इति। ये कह रहे हैं सो अयम अमहत्सु अणुसु, ये जो अमहत् परिमाण वाले हैं, जो अणु परिमाण वाले हैं, उनको आप महत् प्रत्यय कह रहे हैं। तो ये आपका कथन क्या है? अतस्मिंस्तत् इति प्रत्यय भवति इति। ये गौण प्रयोग होगा, अतस्मिंस्तत् प्रत्यय माना जाएगा इसको। किम चाहता है, इसका क्या मतलब हुआ? अतस्मिंस्तद् इति प्रत्ययस्य प्रधान अपेक्षित्वात्, जहां कहीं भी अतस्मिंस्तत् प्रत्यय का प्रयोग करते हैं वहां पर पहले प्रधान की अपेक्षा होती है। गौण प्रयोग करने के लिए पहले प्रधान की अपेक्षा होती है।
प्रधान सिद्धि इति भवितव्यम, पहले प्रधान की सिद्धि होनी चाहिए कि ये प्रधान रूप से महत् परिमाण वाला है। महति एवं महत् प्रत्ययेन इति, जो महत् परिमाण वाला है उसी से महत् की मुख्य संज्ञा बनेगी। महत् परिमाण वाला कौन है? द्व्यणुक। उसके आगे जितनी भी चीजें बनेंगी वो महत् परिमाण वाली मानी जाएंगी, उससे नीचे तो अणु परिमाण ही है। अणु शब्दो महान इति च व्यवसाय प्रधान सिद्धि इति चेत न, बोले मैं इसमें तो आंखों से दिखने वाले जो परमाणु है ना उसमें तो मैं इसको सिद्ध नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं शब्द में कर सकता हूं। एक अणु शब्द होता है, एक महान शब्द होता है, एक ही शब्द में दो देखे जाते हैं ना। तो ये अणु किसको कह रहा है? हल्के से शब्द को अणु कह रहा है। महत किसको कह रहा है? जो लाउडली बोला जाता है। तो वहां मैं सिद्ध कर दूंगा अणु और महान दोनों को। अणु शब्दों महान इति च व्यवसायात, अणु शब्द और महान शब्द इसका निश्चय करके प्रधान सिद्धि ही, फिर एक प्रधान की सिद्धि हो जाएगी। ऐसा माने तो ना, तो भी नहीं मान सकते। मंद तीव्रता ग्रहणम इयत्ता अनवधारणात यथा द्रव्ये, बोले शब्द में आप मंदता या तीव्रता तो कह सकते हैं, लेकिन उसके ग्रहण की इयत्ता का अवधारण नहीं हो सकता। इयत्ता अनवधारणात, इयत्ता मतलब इतना, अणु परिमाण कितना, तो शब्द में आप ये नहीं बता सकते ना इतना या इतना या इतना, ये नहीं बता सकते। अणु शब्द किसको कहेंगे? इतने को। महत किसको कहेंगे? इतने को। ऐसा तो नहीं बता सकते आप। अणु शब्दो अल्प मंद इति एतस्य ग्रहणम, कह रहे हैं शब्द में अणु किसको कहा जाता है? अणु शब्द अल्प मंद, वहां अल्प या मंद शब्द धीरे से जो बोला जाता है उसको मंद शब्द कहते हैं। इति एतस्य ग्रहणम, महान शब्द, महान किसको कहते हैं? पटु। तीव्र इति एतस्य ग्रहणम, महान शब्द उसको कहा जाता है जो तीव्रता से बोला जाता है, लाउडली बोला जाता है। कस्मात इयत्ता अनवधारणात, क्योंकि उसकी इयत्ता का अवधारण नहीं होता है। न ही अयम महान शब्द इति व्यवस्यन इयान इयम इति अवधारयति, जो महान शब्द का उदाहरण आप दे रहे हैं इसमें आप उसकी इयत्ता को नहीं माप सकते हैं। इयत्ता मतलब इतना। महान शब्द इति व्यवस्यन इयान अयम इति न अवधारयति, ये शब्द इतना है। जैसे हम बेर को या आलू को, टमाटर को नाप सकते हैं ना कि इसकी इयत्ता कितनी है, इतनी है, ऐसे बता सकते हैं। ऐसे शब्द की नहीं बता सकते आप, उसको नाप नहीं सकते। वही कह रहे हैं यथा बदर आमलकम बिल्व आदि, जैसे बेर को या आंवले को या बेल पत्र को, बिल्व को आप माप सकते हैं, ऐसे तो शब्द को नहीं माप सकते हैं। तो इसलिए शब्द में आप एकत्व नहीं दिखा सकते हैं। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, बाकी का कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।